नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। तो देखिए, कर्मवीरों से सीएम योगी ने मुलाकात को लेकर जिस तरह से जानकारी सामने आई, लेकिन आज न्यूज इंडिया आपको एग्जैक्ट पोल बता रहा है, वो एग्जिट पोल जिसके जरिए न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर आखिर क्या अनुमान लगाया जा रहा है, किसकी सरकार बन सकती है। पूजा, बिल्कुल, सरकार का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, किसके सिर सजेगा ताज और कौन अर्श पे रहेगा, कौन फर्श पे रहेगा, इस बात का जिक्र होगा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे सहयोगी राजस्थान की बात कर रहे थे, मेहमानों का रुख करते हैं और राजस्थान का जिक्र कंटिन्यू करते हैं। अश्विनी जी, आपके पास आऊंगे। बीजेपी को उम्मीदें बहुत हैं लेकिन चेहरा कोई नहीं। अश्विनी जी जुड़े हुए हमारे साथ में। अश्विनी जी, राजस्थान में बीजेपी को उम्मीदें बहुत हैं लेकिन लगातार आरोप इस बात का लग रहा है कि आपके पास चेहरा कोई नहीं है जिसको आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सके, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा चेहरे हैं। अश्विनी जी के पास जाने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इससे पहले संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। सर, राजस्थान में उम्मीदें बीजेपी को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, या तो आपके पास चेहरों की भरमार है या चेहरा कोई भी नहीं। राजस्थान की जनता ने जो एग्जिट पोल आपके बता रहे हैं, ये बता दिया है कि एक तरफा जीत न कांग्रेस की हो रही है न बीजेपी की हो रही है। और इस समय जबकि भारतीय जनता पार्टी को पहले से लोग कह रहे थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन वो दिख गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जनता का साथ मांगा और जनता ने हमको साथ दिया। क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, वहां पर किसानों के साथ जो बर्बरता हो रही थी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म था, वहां पर किस तरीके से देश के विरोधी लोगों का साथ सरकार दे रही थी, जनता ने देखा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत तरीके से वहां पर पेश किया। और अभी तक किसी भी एग्जिट पोल में किसी भी चैनल ने, किसी भी स्रोत ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से हारता हुआ नहीं दिखाया है। कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है जो नतीजों में 3 तारीख को तब्दील होकर सामने हमारे आए। ठीक है, हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका स्वागत है पहले तो न्यूज इंडिया पर। और सवाल राजस्थान को लेकर यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार लोगों के बीच तमाम योजनाओं के जरिए वो सिलेंडर जो केंद्र सरकार द्वारा महंगी थी लेकिन राज्य सरकार ने तब भी महिलाओं को सस्ते दाम पर दिलाया, बावजूद इसके राजस्थान को लेकर बीजेपी पूरे भरोसे में है कि इस बार रिवाज दोहराया जाएगा, परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से हम राजस्थान की बात कर रहे हैं 5 स्टेट में से, तो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के नतीजे किस तरीके से रहेंगे। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो देखिए, हर 5 साल में नतीजा चेंज करने वाला होता है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी कम से कम खुश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार राजस्थान का चुनाव है और जिस तरीके से कांग्रेस ने चीजें वहां पे प्रोड्यूस की हैं, जिस तरीके की कांग्रेस ने सर्विस दी है, देखिए, आरोप लगाने को हम ये आरोप लगा सकते हैं कि भाई रेप ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को केवल आप एक बॉर्डर के बेस पर, स्टेट बॉर्डर के बेस पर नहीं बांट सकते कि आज सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो कहीं रेप कम हो जाएंगे या कहीं मर्डर, हत्या चीजें कम हो जाएंगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ये चीजें रोकनी प्रशासन का काम है। लेकिन हाँ, आज जो हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं उसमें अभी दोनों लोगों की जो है पलड़े मुझे बराबर नजर आते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीकी है। कांग्रेस ने भी एडी चोटी का जोर लगाया है और अशोक गहलोत का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी दांव पर लगा हुआ है। सर, एक सवाल था सर मेरा आपसे। सवाल सर ये था, संदीप जी, सवाल ये था कि क्या अशोक गहलोत का एज
एक बैरियर क्रिएट कर सकता है क्या इस बार के चुनावी नतीजों में, क्योंकि जनता अपने नेता का जुनून, जज्बा और उम्र भी देखती है। देखिए, बिल्कुल ये चीजें देखी जाती है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी है, मोदी जी की एज और अशोक गहलोत की एज लगभग सेम है। और आजकल ये चीजें डिपेंड करती है, एक युवा भी बूढ़ा हो सकता है, युवा में भी वो चीजें देने की क्षमता नहीं है। और हमारे जो पुराने लोग हैं, उनके अंदर एक्सपीरियंस के साथ साथ वो जज्बा, वो जुनून, वो स्ट्रेंथ है कि वो अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्पिरिट से काम करते हो। तो मुझे लगता है जिस तरीके से मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और भी कई स्टेट में कई सीनियर नेता हैं जो उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो काम करने की इच्छा शक्ति आपकी क्या है, वो चीज मैटर करती है। और अशोक गहलोत की वजह से ही ये चुनाव फंसा हुआ है। अदरवाइज ये कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस के पास केवल अशोक गहलोत का चेहरा है, अशोक गहलोत के काम है, उन्हीं को वहां पे बताया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ये कहकर चुनाव नहीं लड़ सकती थी कि हम आपको कोई नया मुख्यमंत्री देंगे। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को फेस बनाया है राजस्थान का। ठीक है, राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, आपसे भी समझना चाहूंगी। देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत पुराना इतिहास रहा है हर बार परिवर्तन का, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसके जरिए भी एक आंकलन हम कर सकते हैं कि बदलाव हो सकता है। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तमाम उन्होंने कमियां सरकार की गिनाई, इसका जादू चला है, या फिर लोगों को मालूम है कि एक रिवाज है, परिवर्तन होना है, इसलिए इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है? जी, मुझे तो लगता है कि इसमें परिवर्तन। राजलक्ष्मी जी से संपर्क टूट गया है हमारा। एक बार फिर से जी राजलक्ष्मी जी, बात पूरी करें। मुझे लगता है कि सरकार में होगी, समाज में नहीं होगी। ये जो आंकड़े मुझे आपके स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें को और अच्छे सीट मिलेंगे जब नतीजे निकलेंगे। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिवाज, इतना स्ट्रॉन्ग जो रिवाज है, और जो आपको पता है कि जब भी भाजपा जीतती है तो बहुत बड़ी संख्या से जीतती है, बहुत बड़ी मार्जिन से जीतती है। उसकी वजह यह है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सीट्स है भाजपा के, जहां पर वो उनका गढ़ है। तो उस गढ़ में से उनको वहां से उनको हटाने के लिए इतना कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ किया नहीं है अशोक गहलोत जी ने। और उतना ही नहीं, बहुत सारी चीजों को गिनाया है प्रधानमंत्री जी ने, और जो भी वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को गिनाया है। जैसे आपको पता है कि कम्युनल वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं हुई है राजस्थान में, और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर भी बहुत प्रश्न उठा है, महिलाओं के विषय में प्रश्न उठा है। और देखिए, गहलोत जी ने उस समय पे क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ क्यों नहीं करते। तो उन्होंने जो है अपना उस वक्त उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं थी, और ना ही कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता से कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे इन विषयों पर। तो लोगों को, महिलाओं को इस विषय से बहुत ही नाराजगी है। तो ये नाराजगी छोड़ते हुए वो इस रिवाज को बदलेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि मैम एक सवाल मेरा था, प्लीज आप जातिगत समीकरण जिस तरीके का राजस्थान का है उस पे भी एक बार निगाह डालिए, क्योंकि ओबीसी वोटर्स की तादाद 40% आती है, एससी जो है वो 18% के करीब है, सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी 19% के करीब है जिनका प्रभाव पड़ता है। तो क्या ओबीसी फैक्टर और साथ में ट्राइबल और दलित ये मिल करके कुछ खेल कर सकते हैं क्या? इस बार वोटों में शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है क्या? जी देखिए, अगर आप वो फैक्टर भी देखेंगे तो फिर कांग्रेस ने इस विषय में भी बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है। अभी देखिए, अगर आप ओबीसी की फैक्टर देखेंगे तो ओबीसी में जो अगर टिकट बांटने के विषय में देखिए तो भाजपा और कांग्रेस उन्होंने जैसे बराबर के वो टिकट दिए हैं ओबीसी के उम्मीदवारों को और अन्य उम्मीदवारों को। और रही बात, अभी देखिए एक और विषय पे प्रधानमंत्री जी बोले थे, वो गुर्जर समाज के विषय में बोले थे। उसपे उन्होंने जैसे 2 वार किए हैं, एक ही तीर से उन्होंने 2 वार किए हैं। उन्होंने पूछा कि सचिन पायलट जी के विषय में भी उन्होंने पूछा, और फिर ये भी बोले कि गुर्जर समाज नाराज है। तो वाकई में है गुर्जर समाज नाराज, क्योंकि देखिए सचिन पायलट जी का एक मतलब उनकी एक आशा थी उनके पूरे समाज को कि सचिन पायलट जी वहां पर उनको बहुत बड़ी भूमिका कुछ मिलेगी,
तो जो हुआ नहीं, तो जो लोग सचिन पायलट जी को अनदेखा कर सकते हैं, तो वो गुर्जर समाज की क्या भलाई करेंगे? ये जो एक सोच है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने, मतलब उन्होंने वो जो फूट है सचिन पायलट जी और गहलोत जी, उसमें भी उन्होंने टिप्पणी की, और उसी विषय में उन्होंने गुर्जर समाज के भी विषय निकाला। तो ये दोनों जो विषय है उसका जरूर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने रिवाज में बदलाव दिखाया है, वो न होते हुए परिवर्तन, मतलब जो सरकार है उसमें बदलाव आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, रत्नेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, राजस्थान की जब आप बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, लेकिन बावजूद इसके इस बार परिवर्तन के परिणाम हो सकते हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अगर हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं, वहां बीजेपी की सरकार रही, काम किया, उसके आधार पर जनता आपको वोट करती है, लाजमी सी बात है। जातीय समीकरण एक तरफ, दूसरी तरफ अगर आप बेहतर सरकार है, आपने काम किया है, तो जनता आपको याद रखती है। जब कांग्रेस ने राजस्थान में काम किया है, केंद्र से हटकर, बीजेपी से हटकर लोगों को यह दिखाया है कि आप कांग्रेस को चुनिए, महंगाई को हम कम करके रहेंगे, बावजूद इसके लोग इस बार आखिर अपना विकल्प बीजेपी को राजस्थान में क्यों चुन रहे हैं? आपको क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कमी रह गई? क्योंकि जो सीट बता रहे, जो आंकड़े बता रहे, 98 से 112 सीट्स, आप समझिए कांग्रेस से ज्यादा बढ़त बनाती हुई बीजेपी। पूजा जी जरा कांग्रेस का भी बताइएगा कितना है? 92 से 108 ना? हाँ जी। 108 और 112 में कितना अंतर होता है? ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सर जीत और हार तो एक सीट से भी हो जाती है ना। अरे मैडम सुनिए तो, 4 सीट का, 4 सीट का, और 4 सीट वो हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। 4 सीट कांग्रेस भी तो जीत और हार सकती है। अब बात आते, सुनिए तो, अब आता है। हाँ बताइए। एग्जिट पोल का मतलब जो आप दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल 100% नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, हमने काम क्यों नहीं किया? आपने शायद नहीं देखा है कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हमारे नेता राहुल गांधी की वहाँ के लाभार्थियों से मिल रहे थे, तो सबने चिरंजीवी योजना का नाम दिया। भाजपा की किस योजना का नाम दिया? रत्नेश जी, जनता अगर चिरंजीवी योजना को सर याद रखेगी, तो भीलवाड़ा को तो कहाँ भूलेगी? भीलवाड़ा भी नहीं भूलेगी ना सर। सुनिए, हत्याओं को भी नहीं भूलेगी ना सर, रेप हुए हैं उनको भी नहीं भूलेगी ना सर, जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए हैं उनको भी नहीं भूलेगी ना सर। नहीं पूछा थी तो मध्य प्रदेश की जनता भी उस लड़की को नहीं बोलेगी जो रेप के बाद 8 किलोमीटर तक लंगी चली थी, उसको भी नहीं बोलेगी जी। लेकिन रत्नेश जी, कांग्रेस को तो यहाँ बीजेपी से टक्कर दे रही है ना, कांग्रेस ये टक्कर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे पा रही है? कांग्रेस की टक्कर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे पा रही है बीजेपी को, जो बीजेपी राजस्थान में दे रही है कांग्रेस को? 3 तारीख को इंतजार काहे नहीं करते हैं? काहे इंतजार तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन जवाब आपसे यही तो जानना चाह रहे हैं ना हम। रत्नेश जी, उत्साहित तो आप मतदान वाले दिन से नजर आ रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं हम 3 तारीख का इंतजार कर लें। गजब हाल है आपका। अब मैं बोलूं जी? अब मैं बोलूं जी? चलिए, देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की है। देश में सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को स्टैब्लिश करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। जिस महंगाई में जनता टूट रही थी, जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और मध्य प्रदेश के लोग जब महंगाई से तौबा कर रहे थे, तो हमारी सरकार ने महंगाई का अभियान चलाकर मिडिल क्लास को एक तरह से राहत देने की बात की। हमने सस्ता गैस सिलेंडर दिया, वहां पर गरीबों को हमने इंदिरा रश्मि के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया। अब ये तो हमारे काम थे। अब आपको जातियों का आंकड़ा थोड़ा मैं भी बताता हूँ। 58% 80 कैटेगरी का वोट है वो कांग्रेस को पोल हुआ है। 46% एसटी का जो वोट है वो कांग्रेस को पोल हुआ है। 83% माइनॉरिटी का जो वोट है वो कहाँ से आंकड़े आए हैं? कहाँ से आए हैं रतन भाई? आंकड़े हैं जहाँ से आपकी सरकार के आंकड़े हैं, वैसे के आंकड़े हैं। हाँ। मेरे वाले गलत तो आपके भी गलत। अश्विनी जी, रत्नेश जी जो बता रहे हैं सारा वोट ले गए, ये आपके इससे कुछ नहीं आया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आंकड़े कहाँ से आ गए हैं भाई? 29% के आसपास राजपूत हमें मिला है, 28% के आसपास ओबीसी हमें मिला है। अगर बालाघाट के कलेक्टर की तरह पोस्टल बैलेट पहले खुलवा के उसमें इधर उधर करवा के भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है तो बात अलग है। नहीं तो जनता के तो चुनाव हार रहे हैं।
पूजा देखिए, बड़ी बात तो ये है कि जातियों के समीकरण को लेकर आंकड़े भी हमें बता रहे हैं कि इनके पास इतने वोट इस कास्ट से आए हैं। मैडम हम बिल्कुल, आप लोगों के पास वापस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में इस समय मौजूद हैं। COP28 समिट जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और तमाम वैश्विक नेता इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रोफेसर शरण सिंह, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक वहां के चेंज समिट पर वैश्विक नेताओं का जमावड़ा लगाया और जिस तरीके से मौसम में अस्थायी परिवर्तन है उस पर वो बातचीत कर रहे हैं। चर्चा पर वापस लौटेंगे और पूजा सवाल पूछ रहे हैं। पूजा, संदीप जी, आपका रुख करते हुए जिस तरह से रत्नेश जी ने स्पष्ट किया कि हमारे पास कास्ट का डिटेल भी है कि कितनी जाति से कितने वोट हमें मिले हैं, किन किन ने उनको वोट किया है। वो अलग बात है कि बीजेपी बाद में कोई हेरफेर कर दे, कोई खेला हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जीत हमारी ही हो रही है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो कांटे की टक्कर है, जो मध्य प्रदेश में उतनी देखने को नहीं मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राजस्थान में बीजेपी पूरी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। क्या कहेंगे, रत्नेश जी की बातों में कितना दम है? क्या वाकई बीजेपी खेल बिगाड़ने आई है या वाकई पीएम मोदी का जादू चल गया है और रिवाज फिर से दोहराएगा? अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो 3 तारीख तक हमारी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता खुश हो सकते हैं। हकीकत तो 3 तारीख को सामने आएगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि टक्कर जबरदस्त है। देखिए, मोदी जी के नाम पर भी वोट कम नहीं पड़ता। देश के अंदर मोदी जी के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से फाइट में है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कई स्टेट पे हम समझते थे 5 साल में चेंज हो जाता है। उत्तराखंड में बीजेपी ने उस रिवाज को तोड़ दिया था, बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई। हरियाणा में पहले हम ऐसी बात करते थे तो हरियाणा में पहले कांग्रेस ने 2 बार सरकार बना के दिखाई थी, फिर उसी चीज को खट्टर साहब ने करके दिखाया, इन्होंने 2 बार यहाँ पे सरकार बनाई है। तो इसीलिए पेच फंसा है। और मैं ये मानता हूँ, अगर बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ाकर राजस्थान का चुनाव लड़ती, जो व्यक्ति 3 बार किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रहता है उसके टर्म्स बन जाते हैं नीचे लोगों से। तो जो जिले में बात कर लीजिए, मंडल में बात कर लीजिए, प्रदेश के लोगों से एक पर्सनल अटैचमेंट भी हो जाता है, वो उनके काम भी करता है। अगर कहीं बीजेपी मोदी जी के साथ में वसुंधरा जी का भी चेहरा ये पोस्टर पर आ गया होता तो मुझे लगता है ये एक तरफा मैच हो जाता, बीजेपी एक तरफा आ जाती। लेकिन शायद बीजेपी को कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है और बीजेपी उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो टक्कर जबरदस्त है। देखिए, वही 2-4 सीटों वाली बात है तो आपके आंकड़ों में दिखाई दे रहा है और इस तरीके की हमें उम्मीद है रिजल्ट भी आएंगे, तो उसके लिए हमें पूजा थोड़ा 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सुनवाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का एग्जिट पोल पर क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, एक बार वो भी सुनते हैं। देखिए, जनता का मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। चलिए, वो तो अभी एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, विधायक मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगा देगा। तो चलिए चर्चा पर वापस चलते हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। राजलक्ष्मी जी, आपके पास वापस आऊंगे। चुनावों से पहले तमाम दिग्गजों को ग्राउंड पर एक्टिव किया गया था। राजस्थान में 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा निकली। परिवर्तन यात्रा इस उम्मीद के साथ कि परिवर्तन तो होकर रहेगा, लेकिन जिस तरह की नाराजगी वसुंधरा राजे के समय में देखने को मिली थी, मेरे जहन से वो नारा नहीं जाता जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो अब इनके सामने समस्या ये कि परिवर्तन, चलिए मान लीजिए हो भी गया, आंकड़े भी दिखा रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा, किसके कंधे पर विश्वास, किसके कंधे पर सत्ता? जी, ऐसे तो अभी हम कुछ स्पेकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक महिला चेहरा होंगी, नया चेहरा होंगी। और जो दिया कुमारी की तरफ आपका इशारा तो नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन अभी भाजपा में कुछ भी हो सकता है। अभी वैसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो फिर वो हम ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी देखिए, ऐसा तो भाजपा ने किया नहीं कि वसुंधरा जी को पूरा ही उन्होंने साइडलाइन किया, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वसुंधरा जी भी
उन्होंने भी लीडरशिप दी हुई थी और उनके लीडरशिप में बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन देखिए, भाजपा में एक और विषय है कि वो बहुत सारे टर्म्स किसी भी एक व्यक्ति को देते नहीं हैं, तो कुछ टर्म्स के बाद वो उनको या तो थोड़े से और दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में या फिर कोई और दूसरा पोस्ट दे देते हैं। केंद्र और निर्देशक मंडका उनके लिए सुरक्षित रखी जाती है, मेरे ख्याल से आप इस बात का वो ठीक है। लौटेंगे राजलक्ष्मी जी आपकी तरफ, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एग्जिट पोल का जिक्र हो रहा है, जिक्र इस बात का कि आखिरकार कितनी संभावना, कितने समीकरण और कितने सटीक बैठे हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रधान सेवक यूएई के दुबई में मौजूद है। बड़ी खबर, COP28 जलवायु समिट में पीएम मोदी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हुई शामिल। पीएम मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें भी कुछ देर पहले आपको न्यूज इंडिया ने दिखाई थी। सुल्तान अल जाबिर से भी मिले पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, यूएई में COP28 की मीटिंग में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनकी मुलाकात हुई है सुल्तान अल जाबिर से, और वहां पर साथ ही उन्होंने तमाम लोगों से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से भी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति, मध्यस्थता और सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। यूएन के महासचिव एंटोनी गुटेरेस से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस दौरान देखिए तस्वीरें भव्यतम, क्योंकि देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये तमाम चीजें एक ऐसा विषय है कि जब तक वैश्विक स्तर पर वैश्विक नेताओं के साथ मंत्रणा ना हो, विचार विमर्श ना हो, तब तक रास्ता नहीं निकल सकता। और भारत अपनी मध्यस्थ छवि के लिए हमेशा ही जाना जाता है। ये सामूहिक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बेहद खास। जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तमाम वैश्विक नेताओं से भी मिले हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि आखिर किस तरह से भारत की दोस्ती बाकी देशों के साथ है और किस तरह इंटरनेशनल नेता के तौर पर पीएम मोदी जाने जाते हैं। लोगों के बीच न केवल भारत में बल्कि बाहर भी उनकी लोकप्रियता किस तरह की है, आप देखेंगे। उनके स्वागत के लिए वहां पर लोग मौजूद रहे और COP28 की इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी यूएई पहुंचे, जहां उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है न्यूज़ इंडिया, और उसके साथ ही वो ग्रुप फोटो भी हमने आपको दिखाया, जिसमें वो एक साथ सभी के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए। भारत के लिए ऐतिहासिक ये क्षण इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की छवि बाकी राज्यों में भी बिखेरने में जुटे हुए हैं। चले तो रुख हमारे गेस्ट के पैनल का कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और अगर बात मध्य प्रदेश की करें, देखिए राजस्थान के बाद अब न्यूज इंडिया आपके सामने मध्य प्रदेश में आखिर क्या कहते हैं एग्जिट पोल, क्या कहते हैं आंकड़े, इसको लेकर गहनता से चर्चा करेंगे। गेस्ट के पैनल का रुख करते हुए रत्नेश जी, आपसे जानना चाहूंगी आखिर मध्य प्रदेश की, देखिए राजस्थान में तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, आपका रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं, सुनिए। कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम
और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नज़र नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। रिस्पेक्ट है एग्जिट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूँ तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसको, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव, गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए, जैसे कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीर्थदर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये 3 तारीख को आप देखिए, जिस समय परिणाम चालू होंगे सुबह 7 बजे, 12 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जनता के बीच में अंडर करंट है। विगत 18 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी जुमले दे रही थी, शिवराज जी जुमले दे रहे थे, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश, तो जनता भलीभांति जान चुकी है, भलीभांति जान चुकी है। और उसका परिणाम बहुत जल्दी आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। 135 से 150 कांग्रेस के कैंडिडेट आने वाले हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस किसी भी नतीजे का इंतजार कर ले, जनता ने तो अपना नतीजा दे दिया है। लाडली बहनाएं कतार में लगकर ये दिखा दिया कि बहन क्रांति भी मचा सकती है और बहन अपने भाई और भाइयों को संभाल भी सकती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में जो क्रांतिकारी परिणाम जो एग्जिट पोल ने दिखाया है, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति भरोसा और विश्वास है और शिवराज जी के परिश्रम का ही विशेष प्रतिफल दिखाई दे रहा है, जो मध्य प्रदेश में चौतरफा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। चलिए, हमारे गेस्ट का रुख कर लेते हैं। रत्नेश जी, आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगी, देखिए जब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास चेहरा वही पुराना कमलनाथ जी का, और लोगों के बीच कमलनाथ जी जिस तरह से पहले काम करते नजर आए थे, बावजूद इसके इस बार परिणाम कुछ और कह रहे हैं कि बीजेपी पर फिर भरोसा है लोगों को। राजस्थान को लेकर कॉन्फिडेंट, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे पास कम से कम हर राज्यों में अलग अलग चेहरा तो है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम मोदी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम मोदी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बनाम मोदी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम मोदी। तो इनका तो एक ही चेहरा चल रहा है, बस वही दाल भात दौड़ा रहे हैं, उसके एवज में सब्जियां बदल रही हैं, रोटी बदल रही, लेकिन इनका भोजन नहीं बदल रहा है। दूसरी बात देखिए, 225 महीने की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की। 220 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, जैसे महाकाल घोटाला हुआ, आरटीओ घोटाला हुआ, बिजली घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, व्यापक घोटाला, जिसमें तमाम सारे इन्होंने आपको थी। ओबीसी के 27% आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। एसटी के तमाम पद बैकलॉग में रखा पर नियुक्ति नहीं की। तो अभी मैं जब सुन रहा मैंने देखा भैया देश की बहनें जो है शिवराज जी को बेहाल है, भांजे और भांजिया है। और एक चीज बता दीजिए, भांजियों का खून खराब होता है तो की सल्तनत खत्म होता है। तो रत्नेश जी देखिए, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा बीजेपी हर जगह चमका रही है, तो आपको नहीं लगता आप और हम भी एक चीज को अगर 100 बार देखें तो बोर हो जाते हैं? आपको नहीं लगता अगर आम जनता भी एक चेहरे को बार बार देखकर बोर हो रही है, तो इस बार परिवर्तन तो होना चाहिए, वो चेहरा ही बदल दीजिए ना।
ऐसा भी तो जनता कर सकती थी। ये सवाल मुझसे है? जी जी रत्नेश जी, आपसे ही है। अच्छा बताइए, हम चेहरा किसका बदलते हैं, लोकल लीडरशिप का या नेशनल लीडरशिप का? अरे भाई, लोकल लीडरशिप में तो विधानसभा के चुनाव में COP28 के मुद्दे पर नहीं लड़े जाएंगे ना। विधानसभा के चुनाव तो सत्ता पे लड़े जाएंगे। आपने देखा, महिला याद दिलवा दिया, अच्छी वो भागती ही थी शिवराज सिंह जी की, तो महीना तक रेप के बाद नंगी रही। ऐसे मामा का शासन लेके क्या भांजियों के साथ याद कर वो नंगी घूमे, ऐसे मामा का साथ लेके क्या करना भैया? यहाँ पर भांजा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, इससे रत्नेश जी शब्दों की गरिमा का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप इस जगह पे निर्वस्त्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सर। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी, मध्य प्रदेश का यहाँ पर जिक्र हो रहा है और मध्य प्रदेश में इस बार भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि हम जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें 110 से 125 बीजेपी के हिस्से में जा रही है, तो कांग्रेस को भी 100 से 110 मिल रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि 2018 का आंकड़ा एक बार फिर से रिपीट हो रहा है और बीजेपी को वाकई अब ग्राउंड पर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए? एन वक्त पे लाडली बहना योजना की जो आमदनी है उसको बढ़ा के काम नहीं चलने वाला अगली बार सर? देखिए, जब शुरू में इलेक्शन अनाउंस हुआ था जी, तो लोगों ने कहा था कि बीजेपी का तो बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल सुपड़ा साफ है, इनका कुछ नहीं है। लेकिन आज आपके आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है और लोगों को हमारी योजनाओं पर विश्वास था, खासकर महिलाओं को। और नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग के बाद जो उनके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है जी, उसमें भागीदार बनने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भी हमारा साथ दिया है जी। और हमें बाकी साथ नहीं दिया सर, तो जोड़ तोड़ में तो एक्सपर्ट है ही है बीजेपी सर। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा? सर बाकी साथ नहीं दिया तो जोड़ तोड़ में बीजेपी एक्सपर्ट है ही है सर, गणित में स्नातक है ना आप सर। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति तो आजकल हर जगह चलती है जी सर। और रत्नेश भाई की पार्टी ने तो 90 बार निर्वाचित सरकारों को अपने रेजिम में गिराने का काम किया सर, लेकिन कांग्रेस की राह आप भी पकड़ेंगे तो आज आप भी कल आप भी रत्नेश जी की जगह नहीं बैठे होंगे, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? रत्नेश जी तो कई बार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि क्षेत्रीय अस्मिता को हमने खत्म कर दिया, वही सबसे बड़ी भूल है कांग्रेस की, और उसी राह पर आप भी चल पड़े हैं। सर विधानसभा की चुनाव हो तो भी आप मोदी जी को आगे कर देते हैं, पंचायत चुनाव में तो आप 370 ले आते हैं सर, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो मोदी जी आगे, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ तो मोदी जी आगे, क्या ही करके मानिएगा? देखिए, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 होता है कि नहीं होता है? तो बीजेपी के पास अगर इस तरीके का है तो इससे तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा एक सिक्का है जो सब जगह चल जाता है। और वैसे सिक्कों की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास न नेताओं की कमी है न वर्कर की कमी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लीडर मात्र एक। लीडर मात्र एक नहीं है जी सर, कप्तान मात्र एक। रत्नेश जी कुछ बोल एक ही होता है। रत्नेश जी एक छोटा सा मेरा कमेंट है। जी जी, हर टीम का कप्तान तो एक ही होता है। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। देखिए, मेरा एक छोटा सा कमेंट, अभी आलोक जी ने कहा कि हमने 90 बार सरकारों को गिराया। देखिए, हम मानते हैं हमने 60 साल में 90 बार गिराया और इन्होंने 15 साल में 44 बार गिराया। तो सरकारों को गिराने का जो एवरेज है वो किसका ज्यादा निकल के आ रहा है? हमारा तो एक साल में एक भी सरकार नहीं गिर रही है, 0.75 के आसपास। इनका हर साल 3 सरकार गिन रही है इनके आंकड़ों में। और अब इन्होंने 2 in 1 की, तो सही बात है, बीजेपी को आप जब वोट करोगे तो बेरोजगारी, महंगाई 2 in 1। जब आप बीजेपी को वोट करोगे तो सुनिए, महिला सुरक्षा, नौजवान की आत्महत्या, किसान की आत्महत्या, किसानों की दुर्दशा,
आवारा पत्नी अत्याचार, ये तीनों नहीं। गलत बात है रत्नेश जी, छोटी बात बोलनी है, बोल करके इतना लंबा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। राजलक्ष्मी जी, आपका रुख करते हुए, जैसा कि आलोक जी ने जिक्र किया कि जोड़ तोड़ की राजनीति चाहे करनी पड़ जाए लेकिन जीत होनी चाहिए, क्या वाकई जो अभी कुछ देर पहले खुद रत्नेश जी ने भी कहा था कि जीत तो हमारी ही होनी है, अब एंड मौके पर बीजेपी बदलाव कर दे, कुछ खेल कर दे तो अलग बात है। तो क्या आप भी इस बात को लेकर जानना चाहूंगी कि आखिर आलोक जी एक तरफ कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति चाहे करते रहें लेकिन जीत बीजेपी की होनी चाहिए। आलोक जी अभी मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं। मैंने ये कहा कि जनता ने हमें वहां पर विश्वास हम पर व्यक्त किया है और हम वहां सरकार बनाएंगे, और देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में अगर किसी को लगेगा कि हमारा साथ देना चाहिए तो हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है राजलक्ष्मी जी, ठीक है। जो सवाल है अभी भी वही बरकरार रहेगा कि आरोप बीजेपी पर ये लगते हैं कि एंड मौके पर खेल हो जाता है, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम लोग अभी पिछले जो इलेक्शन हुई 2018 में उसकी बात करते हैं। तो 2018 में क्या हुआ, कांग्रेस को ज्यादा सीट तो मिली लेकिन वो लोग अपना घर बचा नहीं पाए। अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश रख सकते थे या अपना जो घर है उसको बचा के रखते थे, जैसे राजस्थान में अभी फूट पड़ी हुई है, वो वही स्थिति उस वक्त मध्य प्रदेश में थी। तो अगर आपके घर में फूट है तो कोई तीसरा तो आके उसका एडवांटेज लेगा नहीं लेगा। तो ये अभी देखिए, अगर सिंधिया जी को थोड़े अच्छे बेटर प्रोस्पेक्ट दिखे भाजपा में तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, और भाजपा की भी ये गलती नहीं है कि उन्होंने उनको दिया होगा कुछ अच्छा, मतलब उनको कुछ प्रपोजल दिया होगा अच्छा, और आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। और आज अगर आप देखते हैं कि ये जो संख्या दिख रही है, ये 18 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर भाजपा की ये स्थिति दिख रही है आपको, तो फिर इसका मतलब है कि भाजपा ये मतलब बाद की जोड़ तोड़ के तो बाद की बात है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आप देखिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। वो कोई भी विषय मैम, लेकिन एक चीज मैं इंक्लूड करूंगी इसमें, यहाँ पर आप क्या कहना चाह रही हैं कि शिवराज जी ने बहुत मेहनत करी 5 साल या मोदी जी ने बहुत मेहनत करी सिद्धि कांड के बाद? मतलब आप प्लीज इसको क्लियर कीजिए। जी ये तो वो शिवराज सिंह जी ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बस इतना ही है कि हो सकता है कि 18 वर्षों के बाद हो सकता है कि भाजपा सोच रही होंगी कि कोई नया चेहरा हो जिसमें मुझे कुछ गलत नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी तो कोई बात है, और अगर एक ही व्यक्ति को आप बार बार वही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाएंगे तो कुछ नयापन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि मतलब मोदी जी बदल रहे हैं किसी भी व्यवस्था में तो वो जो नयापन आना चाहिए। मोदी जी बदल रहे हैं 2024 में, एक ही रस्सी बार बार नहीं, देश को दूसरी नई रस्सी चाहिए। आप तो जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एक व्यक्ति है आपके पार्टी में जो बार बार पता नहीं कितने वर्षों से फेल होते जा रहा है, लेकिन आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। और वो आपके पास 3 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को 400 सीट से आज देखिए कितना तक पहुंचा दिया। तो आप देखिए कि आप किसको रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस के पास ऐसा क्या डेस्परेशन है कि वो 3 चेहरों को छोड़ के उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी का रुख कर लेते हैं, रत्नेश जी और राजलक्ष्मी जी। पनौती लग गई थी हमारे नेता, लग गई थी। यही सब ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी, आपकी तरफ आऊंगी, राजलक्ष्मी जी भी आपकी तरफ भी आऊंगी। संदीप जी का रुख करते हुए संदीप जी, लगातार हम कल से एग्जिट पोल जो है वो दिखा रहे हैं, चाहे तेलंगाना की बात हो जाए, मिजोरम की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की या फिर राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश को छोड़कर जो अब तक के एग्जिट पोल बता रहे थे, जो आंकड़े बता रहे थे, कहीं ना कहीं इस बार पहले के मुताबिक 2018 के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो कांग्रेस सीटों में बढ़त करती नजर आ रही है। परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुआ है कांग्रेस का, आंकड़े ये जरूर बता रहे हैं। लोग अब कांग्रेस पर भरोसा भी कर रहे हैं, क्या ऐसा है?
देखिए पूजा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राजनीति में कभी भी एक व्यक्ति टॉप पर नहीं रह सकता। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, उसके बाद कभी उनको जनता दल ने झटका दिया, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने झटका दिया, अब मोदी जी ने पिछले 10 साल से कांग्रेस को लंबा तगड़ा झटका दिया है। लेकिन उस जगह बने रहने के लिए आपको लोगों तक रीच करनी पड़ती है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल से अगर हम पंचायत, जिला पंचायत से लेकर के लगाए, शहरों के चुनाव लगाए, नगर निगम के, नगर इसके चुनाव लगाए और विधानसभा के चुनाव लगाए, लोकसभा के चुनाव लगाए, तो तमाम चुनाव मोदी जी ने जीते हैं अपनी सरकार के रहते हुए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, जैसे आपने बताया, कांग्रेस वापसी कर रही है। वो चीज हमने देखी हिमाचल के अंदर भी जो चेहरा था वो मोदी जी का चेहरा था, लेकिन वहां पर वो चीजें नहीं चली। हमने वो चीजें छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखी थी, वहां पर वो चीजें नहीं चली थी। हमने वो चीजें महाराष्ट्र के अंदर भी देखी थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे, वहां पर वो चीजें नहीं चली थी। हमने वो चीजें कर्नाटक के अंदर भी देखी थी, वो चीजें वहां पर नहीं चली थी। हमने वो चीजें राजस्थान के अंदर भी देखी थी, आपको याद होगा अशोक गहलोत ने सरकार बनाई थी, वो चीजें हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखी थी। देखिए, दो तरीके की सरकार होती है पूजा, एक जनता बहुमत देकर बनाती है, एक हम जोड़ तोड़ करके बनाते हैं। जोड़ तोड़ करके बनाई हुई सरकार अलग तरीके की सरकार होती है, और जो जनता के बहुमत से बनती है वो अलग तरीके की होती है। तो कहीं ना कहीं पे बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है, और बीजेपी इस पर काम भी कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी जो पुराने नेता हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब क्योंकि एक ही व्यक्ति के भरोसे रहना पार्टी का ठीक नहीं है, और उनका सर बहुत तो चेंज किया बीजेपी ने, इस बार सांसदों को भी प्राणायाम करवा दिया ग्राउंड पर, और कितना चेंज लीजिएगा। आलोक जी आपके पास आ रही हूँ सर, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, इसके बाद एंड कर रहे हैं हम। सर, सांसदों को ग्राउंड पर उतारने का क्या ही एक्सपेरिमेंट किया है, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं समझ रही हूँ कि सांसद के पास एक पूरा जिला, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसमें बहुत सारी विधानसभाएं आती हैं, जिसको साधना आसान हो जाता है। क्या लगता है आपको कि ये एक्सपेरिमेंट ही वाकई में आंकड़ों का जादू बन गया क्या? देखिए, चुनाव एक डाइल्यूटेड लड़ाई है जी, और आपने सुना होगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। सर सुन भी रहे हैं और 2014 से देख भी रहे हैं सर। जरा एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी सर। प्यार में और लड़ाई में को जीतने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जाएं सब जायज माने जाते जी। तो अगर हमने एमपी और अपने मिनिस्टर उतार दिए तो अपने ही मिनिस्टर और एमपी का इस्तेमाल किया ना, कोई बाहर के आदमी को थोड़ी ला के कह दिया कि लड़ जाओ मेरे लिए। तो हमारे पास जो भी अस्त्र है, जो भी तीर है, तर्कस में हमने सब चला दिए। हालांकि सर आंकड़ा था मेरे पास, मैं आपको बताती कि कितने इधर उधर किए हैं आपने, लेकिन समय का तकाजा है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए, एग्जिट पोल लगातार जारी रहेगा, न्यूज इंडिया का पल पल हम आपको बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, 3 दिसंबर से पहले आखिर क्या कहते हैं आंकड़े। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार, क्योंकि न्यूज इंडिया मतलब राष्ट्र की आवाज।